डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करेंगे। क्या सोने चांदी के बुरे दिन शुरू हो गए? यह सवाल सिर्फ बाजार से जुड़ा नहीं है, यह आपसे भी जुड़ा हुआ है। शादी का सीजन चल रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो गोल्ड सिल्वर की खरीदारी को लेकर बाजार की तरफ देख रहे होंगे कि सोने चांदी के दाम फिर से बढ़ेंगे या अभी और गिरेंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोना चांदी में मुनाफे की उम्मीद लगाकर मोटा निवेश कर दिया होगा, लेकिन अब पिछले कुछ दिन से लगातार नुकसान उठा रहे हैं। मित्रों, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इस समय सोने चांदी की कीमत पहेली बनी हुई है। 2 हफ्ते पहले तक इनके दाम आसमान छू रहे थे और अब कीमत लगातार घट रही है। लेकिन ये सब क्या ऐसे ही चलता रहेगा? गोल्ड, सिल्वर और शेयर बाजार हर तरफ गिरावट का दौर इसी तरह जारी रहेगा? और ऐसे कैसे हो रहा है कि कभी दाम अचानक तेजी से बढ़ जाते हैं और कभी अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाते हैं? आपसे जुड़े ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका विश्लेषण आज बहुत जरूरी है। लेकिन इन सवालों से पहले आपको सोने और चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट की पूरी खबर जाननी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल यानी 12 फरवरी को सोने के दाम में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई और यह $5,000 प्रति औंस के नीचे चला गया। चांदी के दाम में तो और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत लगभग 11% तक गिरी। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का है। भारत में गिरावट की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना कल 4% से ज्यादा गिरा, जबकि चांदी में लगभग 10% तक की गिरावट आई। यानी भारत में चांदी के दाम 10% गिर गए और इंटरनेशनल मार्केट में 11%। मित्रों, यह बहुत बड़ी गिरावट है। सोचिए, जो सोना चांदी कुछ हफ्ते पहले तक हर रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बना रहा था, वो अब गिरावट का नया रिकॉर्ड बना रहा है। 29 जनवरी को चांदी का भाव एमसीएक्स पर 4,20,000 के पार चला गया था, लेकिन 2 हफ्ते के भीतर यानी 12 फरवरी को उसी एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,36,000 के करीब था। इसका मतलब यह है कि 1 किलो चांदी सिर्फ 2 हफ्ते में 1,84,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई। यानी 29 जनवरी से 12 फरवरी के बीच चांदी लगभग 44% सस्ती हो गई। इसे आप ऐसे समझिए कि 14 दिन में 100 रुपए की चांदी की कीमत सिर्फ 56 रुपए रह गई। यानी आपकी चांदी की कीमत अगर 14 दिन पहले 100 रुपए थी तो उसकी वैल्यू अब सिर्फ 56 रुपए। मित्रों, इस दौरान सोने के दाम में भी गिरावट आई। 29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,93,000 रुपए के आसपास चला गया था, लेकिन 12 फरवरी को सोने की कीमत 1,58,000 रुपए पर पहुंच गई। यानी 10 ग्राम सोना 35,000 रुपए सस्ता हो गया। प्रतिशत के मामले में यह गिरावट 18% के आसपास है। डीएनए मित्रों, कल की तेज गिरावट के बाद आज एमसीएक्स पर सोने और चांदी के दाम में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सर्राफा बाजार में आज भी गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड रिसर्च एसोसिएशन के ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,000 रुपए पर आ गई है। 2 दिन में सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 24,000 रुपए गिर चुकी है। इसी तरह सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 2,900 रुपए कम होकर 1,53,000 रुपए के आसपास आ गई। यानी जो लोग फिजिकल सोना चांदी खरीदते हैं या जिन्हें ज्वेलरी बनवानी है, उनके लिए राहत की खबर है। लेकिन जिन लोगों ने निवेश के मकसद से सोना चांदी खरीदा, उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। डीएनए मित्रों, सोने और चांदी को सबसे विश्वसनीय निवेश माना जाता है। बहुत ज्यादा महंगाई, आर्थिक मंदी और युद्ध की स्थिति में भी सोना लोगों को आर्थिक संकट से सुरक्षा देने वाला धातु माना जाता है। सोने पर इसी भरोसे को देखते हुए अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन ने कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। यानी सोना ही असली पैसा है, बाकी सब क्रेडिट है। यानी कागजी नोट, वोट बैंक में पैसा, बॉन्ड और शेयर, ये सभी उधार या विश्वास पर आधारित है, जबकि सोना असली धन है। भारत में तो सोने चांदी के साथ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। इसे धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है। लोग सोने चांदी को सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं, लेकिन
पिछले एक साल से सोने चांदी के दाम में जो उतार चढ़ाव आया है, उससे आम लोग चिंतित हैं और बड़े जोखिम का सामना भी कर रहे हैं। 29 जनवरी तक सोने चांदी का दाम लगातार बढ़ता जा रहा था। लोग मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में सोने चांदी में भारी निवेश कर रहे थे। फिर उसके बाद भाव गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। जिन लोगों ने महंगे भाव पर सोने चांदी में निवेश किया था, उन्हें अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महंगे दाम पर सोने चांदी बेचकर निकल गए। यानी आम निवेशक सोने चांदी में पैसा लगाकर कंगाल हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग मालामाल हो गए। मित्रों, आम निवेशकों को परेशानी सिर्फ सोने चांदी में निवेश से नहीं है। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वो भी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सोने चांदी की कीमत में उथल पुथल पर आगे बढ़ने से पहले आपको आज शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बारे में भी जानना चाहिए। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1048 पॉइंट की गिरावट आई और यह 82,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस भारी गिरावट की वजह से निवेशकों को 7,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सोचिए, सिर्फ 2 दिन में शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डूब गई है। अगर 29 जनवरी से 12 फरवरी के बीच सोने चांदी के निवेशकों को नुकसान की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। यानी दोनों को मिलाकर निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद लग रहा था कि अब बाजार में निवेशकों का भरोसा एक बार फिर लौटेगा, लेकिन यहां तो बाजार एक बार फिर गोता लगाता दिख रहा है। निवेशकों का पैसा बढ़ने के बदले कम हो रहा है। डीएनए मित्रों, शेयर बाजार में अस्थिरता का यह दौर पिछले कई महीने से लगातार जारी है। दुनिया में युद्ध की स्थिति और व्यापार को लेकर तनातनी की वजह से जारी अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार में उथल पुथल बनी हुई है, जिसके कारण लोगों ने सुरक्षित निवेश समझकर सोने चांदी की तरफ रुख किया। यहां पर आपको निवेश का एक और आंकड़ा अब जानना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक जनवरी के महीने में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 33,503 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। यह इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा है। एक महीने पहले यानी दिसंबर 2025 में 15,600 करोड़ रुपए का निवेश गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में किया गया था। यानी एक महीने में ही गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश 2 गुने से ज्यादा हो गया। सोचिए, लोगों ने पैसा यह सोचकर लगाया होगा कि गोल्ड और सिल्वर के बढ़ते दाम से वो भी अमीर हो जाएंगे, लेकिन मुनाफा तो दूर, अब वो अपना मूल धन भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। 29 जनवरी यानी जिस दिन सोने चांदी का दाम सबसे ज्यादा था, तब से 12 फरवरी तक गोल्ड ईटीएफ में 15 से 20% तक की गिरावट आई है। इसी तरह सिल्वर ईटीएफ में इस दौरान 31 से 38% तक की गिरावट आ चुकी है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ सोने चांदी में निवेश का एक आधुनिक और डिजिटल तरीका है। ज्यादातर समझदार निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन वो भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि 2 हफ्ते के भीतर सोने चांदी का भाव आसमान से जमीन पर पहुंच गया। यानी मित्रों, सोने चांदी में निवेश का एक तरीका डिजिटल गोल्ड की खरीदारी भी है। लोग अपने मोबाइल फोन के जरिए आसानी से डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के मुताबिक जनवरी महीने में लगभग 4,000 करोड़ का डिजिटल गोल्ड लोगों ने खरीदा। यह अब तक की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा खरीदारी है। लोगों ने अच्छा निवेश समझकर ही डिजिटल गोल्ड खरीदा होगा, लेकिन गिरावट की आंधी में उम्मीदें टूट गईं। जिनको पैसे की जरूरत होगी, उन्हें घाटे में ही अपना डिजिटल गोल्ड बेचना पड़ेगा। मित्रों, सोने चांदी के दाम में पहले उछाल और फिर गिरावट से निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, वो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आम निवेशक अब ज्यादा सतर्क हो जाए, सोने चांदी में निवेश करने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाए। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट तो उन लोगों के सामने है जिनके परिवार में शादी है। सोचिए, जिन लोगों ने 29 जनवरी तक ज्वेलरी खरीदी होगी, वो अभी कैसा महसूस कर रहे होंगे। उनके मन में यह पछतावा जरूर होगा कि कुछ दिन रुक जाते तो पैसे बच जाते। अभी देश में शादियों का सीजन चल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं। इनमें से आधे से ज्यादा शादियां इस सीजन में होगी, यानी लगभग 50 लाख से ज्यादा शादियां। 2025 में 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बिक गया। सोचिए, लोग कितना पैसा ज्वेलरी पर खर्च कर देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ज्वेलरी नहीं खरीदी होगी, वो परेशान हो रहे होंगे। अगर आज खरीद लें और कल इससे भी कम दाम हो जाएं, तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति यह है
कि दाम कम होने की उम्मीद में कुछ दिन और इंतजार कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि हो सकता है कि एक हफ्ते बाद दाम कम होने के बदले उल्टा और बढ़ जाए। उस स्थिति में भी लोगों का नुकसान होना तय है। हमें लगता है कि जिन घरों में शादी की प्लानिंग चल रही है उनके सामने सोने के दाम में उतार चढ़ाव सबसे बड़ा सवाल होगा। हर परिवार मौजूदा स्थिति से जूझ रहा होगा। ऐसे में उतार चढ़ाव का यह दौर खत्म होना बेहद जरूरी है। डीएनए मित्रों, दाम में इस अस्थिरता के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम होना, दुनिया पर युद्ध का मंडराता खतरा और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक की खरीदारी। लेकिन इस तरीके का उतार चढ़ाव बहुत कम देखा गया था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे सोची समझी साजिश से भी जोड़ा जा रहा है। मित्रों, जब कीमत को लेकर साजिश की थ्योरी बताई जा रही है उस वक्त हंट ब्रदर्स का उदाहरण देना जरूरी है। 70 के दशक की यह सबसे बड़ी साजिश थी। उनकी जमाखोरी की वजह से चांदी का दाम 25 गुना बढ़ गया था। अमेरिका के रहने वाले हंट ब्रदर्स ने भारी मात्रा में चांदी की जमाखोरी की। उन्होंने न केवल कागजी सौदे किए बल्कि भारी मात्रा में फिजिकल चांदी भी खरीद ली। दुनिया की चांदी का 1/3 हिस्सा दोनों भाइयों के पास जमा हो गया। बाजार में चांदी की कमी की वजह से 1980 आते आते चांदी की कीमत $50 प्रति औंस तक पहुंच गई। आम निवेशक भी चांदी में पैसा लगाने लगे और हंट ब्रदर्स भी उधार लेकर चांदी खरीदते रहे। मार्केट में गड़बड़ी की भनक लगने के बाद 1980 में नए नियम लागू किए गए। इसकी वजह से उधार लेकर चांदी खरीदना मुश्किल हो गया। 27 मार्च 1980 को हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल मिस कर गए, यानी जो पैसा उन्हें देना था वो नहीं दे पाए। ऐसे में ब्रोकर ने चांदी बेचनी शुरू कर दी और एक ही दिन में चांदी की कीमत 50% से ज्यादा गिर गई। डीएनए मित्रों, इस दिन को सिल्वर थर्सडे नाम से याद किया जाता है। इस क्रैश के बाद हंट ब्रदर्स के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू हुई और बाद में उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। मित्रों, 1980 की इस गिरावट के बाद 2011 में भी चांदी के दाम में भारी उतार चढ़ाव आया। लोग मुनाफे की उम्मीद में चांदी में भारी निवेश करने लगे। चांदी में ईटीएफ खरीदारी बढ़ गई। इसकी वजह से कीमत तेजी से बढ़ी, लेकिन जब यह बुलबुला फूटा तो $50 से चांदी का भाव गिरकर $26 तक पहुंच गया, यानी लगभग 50% की गिरावट आई। मौजूदा गिरावट भी उसी के आसपास पहुंच गई है। यही वजह है कि निवेश के लिए सोने चांदी में पैसा लगाने से फिलहाल बचना चाहिए। डीएनए मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा, सोने चांदी में निवेश को लेकर अभी सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद जेन जी में सोने को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। पहले घर के बड़े बुजुर्ग ही सुरक्षित निवेश के रूप में सोना खरीदते थे, लेकिन एक सर्वे में सामने आया कि युवा भी सोने में खूब निवेश कर रहे हैं। मार्केट रिसर्च फर्म स्मिटन पल्स एआई के सर्वे के पता चला है कि सोने पर भरोसा बरकरार है। युवा ग्राहक जमकर सोना खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदारी के तरीके अलग हैं। पारंपरिक तरीके से हटकर युवा सोने में निवेश कर रहे हैं। 62% युवाओं ने कहा कि अगर आज उन्हें 25,000 रुपए निवेश करना होगा तो वो सबसे पहले सोने को चुनेंगे। 17% ने म्यूचुअल फंड, 13% ने फिक्स्ड डिपॉजिट और 6% ने स्टॉक में निवेश को चुना है, जबकि क्रिप्टो में सिर्फ 2% युवाओं को भरोसा है। यानी इसका मतलब है कि सुरक्षा और भरोसे के लिहाज से सोना युवा निवेशकों के बीच पहली पसंद बना हुआ है। डीएनए मित्रों, युवाओं का यह पैसा डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ के जरिए सोना खरीदने में जा रहा है। हमने आपको बताया भी था कि डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश हुआ है, लेकिन जिस तरह से सोने के दाम में उतार चढ़ाव आया है उससे युवाओं का भरोसा भी डगमगा सकता है। वैसे भी यह सर्वे दिसंबर 2025 का है। अगर अभी भी यह सर्वे हो तो शायद युवाओं का भरोसा भी सोने को लेकर उतना नहीं रहेगा। डीएनए मित्रों, अब हम बांग्लादेश चुनाव के परिणाम का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हुए पहले आम चुनाव में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल कर ली और कट्टरपंथी विचारधारा वाली जमाते इस्लामी पार्टी को इस चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मित्रों, बांग्लादेश चुनाव का यह परिणाम क्या कहता है, आज हम इसे भारत के नजरिए से डिकोड करेंगे। आज आपको जानना चाहिए हार के बावजूद जमाते इस्लामी कैसा, जो कट्टरपंथी संगठन है, वो हार के बावजूद कैसे जीत गया। आज आपको समझना चाहिए कैसे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यानी भारत से सटे बांग्लादेश के इलाकों में जमात का कब्जा हो गया।
आज आपको यह भी पता चलेगा भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले बांग्लादेशी नेताओं का इस चुनाव में क्या हुआ। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको बांग्लादेश चुनाव परिणाम पर 5 बड़े अपडेट्स बता देते हैं। बीएनपी गठबंधन ने 300 में से 216 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं जमाते इस्लामी सिर्फ 76 सीटें ही जीत पाई। बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान का पीएम बनना लगभग तय है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान दिसंबर 2025 में 17 साल का निर्वासन काटकर वापस बांग्लादेश लौटे थे। भारत के प्रधानमंत्री ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को जीत पर बधाई दी। इस चुनाव में शेख हसीना का तख्ता पलट करने में अहम रोल निभाने वाले छात्र नेताओं की पार्टी एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी को करारी हार मिली है। एनसीपी को महज 6 सीटें ही जीत पर मिली, यानी आप कह सकते हैं कि यूनुस को सत्ता पर बैठाने वाले छात्रों की पार्टी पूरी तरह हार गई है। और एक बड़ी बात यह भी कि हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच हुए इस चुनाव में नया इतिहास रच गया है। ढाका में पहली बार एक हिंदू सांसद चुना गया है। मित्रों, अब हम आपको दिखाएंगे इस चुनाव में हारने के बावजूद जमाते इस्लामी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा क्यों है। भले ही जमात को 300 सीटों में से महज 76 सीटें पर ही जीत मिली हो, लेकिन ये 76 सीटें भारत के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं। कैसे, वो आप इस मैप के जरिए समझ लीजिए। जमात ने जिन 76 सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से ज्यादातर भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। कोलकाता, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगने वाले इलाकों में जमाते इस्लामी का अब कब्जा हो गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको जो नक्शा दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये जो भारत से लगा बॉर्डर है, वहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम जमाते इस्लामी के हैं। और जमाते इस्लामी एक तरीके से भारत से लगी जितनी भी सरहद है, वहां के जो इलाके हैं उस पर उसको जीत मिली है। सटखीरा जिला जो पश्चिम बंगाल से सटा है, वहां 4 में से 4 सीटें जमात ने जीत ली। बांग्लादेश के कुश्तिया जिले की 4 में से 3 सीटें जमात की झोली में चली गई। बागेर हाट में भी 4 में से 3 सीटों पर जमात का कब्जा हो गया। इसके अलावा रंगपुर, शेरपुर, नावगांव, जयपुर हाट, गाईबांधा जैसे जिलों में भी जमात को जीत मिली है। मित्रों, पश्चिम बंगाल और असम बॉर्डर से सटे जिलों में जमात की जीत चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि इन इलाकों में जमात हमेशा से घुसपैठ, कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने, हथियारों की स्मगलिंग करने में लिप्त पाई गई। मित्रों, आपको याद होगा कि अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे। इन दंगों को भड़काने में बांग्लादेश से आए कट्टरपंथियों का हाथ बताया गया था। 2025 में ही असम एसटीएफ ने जमात के समर्थित संगठन असारुल बांग्ला टीम के 8 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया था। मित्रों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब जीत के बाद जमात अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की तैयारी में होगा, जिससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। पहले खतरा यह है कि कहीं भारत के बॉर्डर पर कट्टरपंथी विचारधारा का कंट्रोल ना हो जाए। जमात 1971 से लेकर आज तक भारत विरोधी रहा है। ऐसे में खतरा इस बात का है कि बॉर्डर इलाकों में फुल कंट्रोल के बाद जमात भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रचे। भारत से सटे इलाकों में जमात की जीत से चिंता की दूसरी वजह है हिंदुओं के पलायन का खतरा। ये तय मानिए कि जमात ने जिन जगहों पर जीत हासिल की है, वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से बांग्लादेशी हिंदू पलायन करके भारत आने की कोशिश करेंगे। जमात की ये जीत से चिंता इसलिए भी है क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ा खतरा है। सरहदी इलाकों पर जमात के कब्जे से ये डर है कहीं जमात भारत में कट्टरपंथियों की घुसपैठ करवाकर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में अस्थिरता फैलाने की साजिश ना रचे। मित्रों, बॉर्डर एरियाज में जमात की जीत से भारत की चिंताएं तो बड़ी हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर यह है कि बांग्लादेश की जनता ने जमात की विचारधारा को नकार दिया है। और इसी के साथ साथ बांग्लादेश के चुनावी परिणाम ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। मित्रों, इस चुनाव में जमाते इस्लामी को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी बैक चैनल से इस चुनाव में जमात को जितवाने के लिए पूरी कोशिश की थी। यूनुस ने भी जमात के लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग की, लेकिन इस सब कोशिश के बावजूद जमात 76 सीटों पर सिमट गई। इस परिणाम के मायने क्या हैं, आपको अब यह भी देखना चाहिए। मित्रों, जमात को नकार कर बांग्लादेश की जनता ने यह साबित कर दिया कि उन्हें शरिया नहीं बल्कि स्थिरता चाहिए। जमात को बहुमत से दूर रखकर यह साबित कर दिया कि बांग्लादेश की जनता को इस्लामिक स्टेट नहीं बल्कि सेकुलर स्टेट चाहिए। पाकिस्तान समर्थित जमात की हार ने यह साबित कर दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान का प्रॉक्सी बनने को राजी नहीं है।
और बीएनपी की जीत ने यह तय कर दिया कि बांग्लादेश अभी भी मुख्यधारा की राजनीति पार्टी को देश की कमान सौंपना चाहता है। ये लोकतंत्र की जीत है। आप जानते हैं कई सालों से यहाँ लोकतंत्र नहीं था, तो ये लोगों की जीत है। तारिक रहमान के पास सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश के आर्थिक हालात सुधारने की, क्योंकि बांग्लादेश के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। तारिक रहमान से कहना चाहती हूँ कि वो शिक्षा की तरफ ध्यान दे। नई सरकार को आर्थिक हालात को सुधारने की तरफ ध्यान देना होगा। लोग इस चुनाव से काफी खुश हैं, क्योंकि इस चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश का 13वां संसदीय चुनाव हिंदुओं और हिंदुस्तान से नफरत की आड़ में हुआ। जमाते इस्लामी ने सीधे सीधे और पाकिस्तान बैक चैनल से इसे काफी बढ़ावा देता रहा। ऐसे में आपको आज ये देखना चाहिए कि जिन कट्टरपंथियों ने नफरत के नाम पर चुनाव लड़ा, उनका क्या हुआ। मित्रों, इस चुनाव में सबसे बड़ा कट्टरपंथी चेहरा था ममनूल हक। ढाका 13 सीट से जमाते इस्लामी के इस कट्टरपंथी नेता को करारी हार का सामना करना पड़ा। मित्रों, ममनूल हक जिस तरीके की बातें कर रहा है, कुछ इसी तरीके की बातें जमात के हर नेता ने की। जमात के मुखिया शफीक उर रहमान ने तो हिंदुओं और हिंदुस्तान विरोधी बयान के साथ साथ इस्लामिक क्रांति तक का जिक्र किया था। जमाते इस्लामी ने लोगों में जन्नत वाला पर्चा भी बंटवाया था, जिसमें यह लिखा गया कि जमात को वोट करने पर जन्नत नसीब होगी। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने इस्लामिक क्रांति की जगह पर लोकतांत्रिक पार्टी को बहुमत दिया। मित्रों, बांग्लादेश में चुनाव परिणाम आने के बाद आज बांग्लादेश के 2 हिंदू नेताओं के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जिनमें से एक की जीत हुई है और एक की हार हुई है। पहले है कृष्णा नंदी, जमात का इकलौता हिंदू कैंडिडेट। जमाते इस्लामी ने हिंदू बहुल खुलना 1 सीट से कृष्णा नंदी को उतारकर हिंदुओं का वोट बटोरने की कोशिश की, लेकिन जमात के हिंदू हेट की वजह से हिंदू कैंडिडेट को भी वोट नहीं मिला और वो चुनाव हार गए। वहीं आज बीएनपी के गणेश्वर चंद्र राय ने इतिहास रचा। पहली बार ढाका से कोई हिंदू कैंडिडेट जीता है। हिंदू विरोधी लहर में भी गणेश्वर चंद्र ने जमात के कैंडिडेट को 1 लाख वोटों से हरा दिया। ढाका में मौजूद हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल ने गणेश्वर चंद्र रॉय से खास बातचीत की। उन्होंने इस जीत पर क्या कहा, आपको यह भी सुनना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबके लिए समान कानून बनाऊं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई और। सबको संविधान के हिसाब से समान अधिकार मिले और सब कानून का पालन करें। मित्रों, इस चुनाव में बीएनपी 2/3 बहुमत से जीत गई। जमाते इस्लामी दूसरे नंबर की पार्टी रही और जो पार्टी पर्दे के पीछे से यूनुस के जरिए बांग्लादेश को चला रही थी, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब रही। डीएनए मित्रों, जिन छात्र नेताओं ने शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नया बांग्लादेश बनाने का नारा दिया था, आज उन्हीं छात्र नेताओं को बांग्लादेश की आवाम ने चुनाव में नाकार दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने यूनुस और उनकी टीम का तख्ता पलट कर दिया। छात्रों की पार्टी एनसीपी जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, लेकिन इनका इतना बुरा हाल हुआ, ये सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट गई। छात्र नेताओं के इस प्रदर्शन से बांग्लादेश ने यही मैसेज दिया कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि स्थिरता चाहता है। यही वजह है कि तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी को इतनी भारी बहुमत मिला है। इस जीत के बाद अब तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। मित्रों, तारिक रहमान 17 साल विदेश में रहने के बाद दिसंबर 2025 में ही बांग्लादेश लौटे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि कट्टरपंथी जमात के सामने उनकी मॉडरेट छवि पर आवाम ने भरोसा जताया, लेकिन यहां सवाल उठता है कि तारिक का सत्ता में आना भारत के लिए नया अवसर है या फिर खतरा। मित्रों, माना जा रहा है यह भारत बांग्लादेश के रिश्तों को रीसेट करने का अवसर है। तारिक रहमान ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत के बारे में अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का वादा किया है। तारिक रहमान जमाते इस्लामी से बिल्कुल विपरीत मॉडरेट लगते हैं। बीएनपी ने चुनाव में क्लीन पॉलिटिक्स का वादा किया है और तारिक रहमान का सत्ता में आना दोनों देशों के लिए आर्थिक फ्रंट पर भी फायदेमंद साबित हो सकता है। बांग्लादेश के स्टेबल गवर्नमेंट मतलब भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, टेक्सटाइल और बुनियादी ढांचों के रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से पटरी पर आएंगे। यही वजह है कि तारिक रहमान के लिए भारत ने भी कूटनीतिक चैनल्स खोल दिए हैं।
एक तरफ आज बीएनपी की जीत की खबर आते ही भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी, तो वहीं 30 दिसंबर को तारिक रहमान की मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में रहमान से मुलाकात की थी। चुनाव में जीत के बाद बीएनपी ने भी भारत को लेकर जो बयान दिया है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। हमें आशा है कि दोनों पड़ोसी देशों और लोगों के रिश्ते और मजबूत होंगे। हम पीएम मोदी का तारिक रहमान को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, भारत के लिए तारिक रहमान की जीत सावधानी और संवाद का समय है, क्योंकि अगर तारिक रहमान सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हैं, कट्टरपंथ को नियंत्रित रखते हैं, तो भारत के लिए वो एक स्थिर साझेदार बन सकते हैं। मित्रों, बांग्लादेश में मुनीर के इरादों की शिकस्त हो गई है, तो पाकिस्तान के अंदर मुनीर की दूसरी शिकस्त का बड़ा संकेत सामने आ गया है। यह संकेत जुड़ा है मुनीर के खिलाफ हथियार उठा चुके बलोच बागियों से। मुनीर की अगली हार से जुड़ा यह संकेत समझने के लिए आपको बलोच बागियों की तरफ से जारी किया गया एक वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो बलोच बागियों के सोशल मीडिया हैंडल हक्काल मीडिया ने जारी किया। 1 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में आपको बलोच बागियों के हाथों में छोटे ड्रोन्स नजर आ रहे होंगे। जब वीडियो आगे बढ़ता है तो ड्रोन के जरिए हमले और धमाकों के वीडियो भी सामने आते हैं। मित्रों, इस वीडियो में उस ऑपरेशन हैरॉफ 2.0 की तस्वीरें भी हैं जो बलोच बागियों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच चलाया था। ऑपरेशन हैरॉफ की यह तस्वीर बताती है कि पाकिस्तानी फौज को दी गई सबसे बड़ी चुनौती में भी बलोच बागियों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। अब हम आपको बलोच बागियों की इस ड्रोन यूनिट से जुड़ी अहम जानकारी बताने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि मुनीर की फौज के लिए कितना बड़ा चैलेंज तैयार हो चुका है। मित्रों, बलोच बागी इस ड्रोन यूनिट का नाम उन्होंने रखा है कहर। इस यूनिट की कमान बलोच लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल बासित के हाथों में है। कहर नाम की इस यूनिट में फिलहाल 300 बलोच बागी शामिल हैं और इनके पास तकरीबन 550 ड्रोन्स हैं। स्वतंत्र आंकलन के मुताबिक बलोच बागियों के पास निगरानी के साथ साथ हमले करने वाले ड्रोन्स भी मौजूद हैं। लड़ाकों और ड्रोन्स की यह तादाद बताने के लिए काफी है कि ड्रोन्स से लड़ाई के क्षेत्र में बलोच बागी तेजी से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, बलोच बागियों की हथियारबंद लड़ाई तकरीबन 2 दशक पुरानी है। 2006 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज पर पहला बड़ा हमला किया था। तब से लेकर अब तक बलोच बागियों से लड़ते हुए 3,500 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। पहले बागियों के हमले में छोटे हथियारों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बागियों के पास ड्रोन्स भी हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की इस बगावत से निपटना अब मुनीर की पलटन यानी पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं है। मित्रों, मुनीर के लिए बलोच बागियों का यह कहर यानी ड्रोन यूनिट कितनी बड़ी मुसीबत साबित होगी, ये समझने के लिए आपको मशहूर अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, इस सामरिक रिपोर्ट में पहली बार यह बड़ी बात लिखी गई है कि एक कम कीमत का ड्रोन भारी भरकम और महंगे टैंक या बख्तरबंद गाड़ी को भी बर्बाद कर सकता है। यानी ड्रोन से दुश्मन की फौज को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस रिपोर्ट का दूसरा मुख्य बिंदु कहता है कि ड्रोन की वजह से दुश्मन फौज के लिए सुरक्षित इलाके कम हो जाते हैं। यानी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक छोटा ड्रोन दुश्मन के गढ़ यानी छावनी में घुसकर नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी छोटे रॉकेट या मिसाइल की तुलना में ड्रोन का हमला 13 गुना ज्यादा तीव्र और घातक होता है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि आज बलूचिस्तान के तकरीबन 40% क्षेत्र पर बलोच बागियों का दबदबा है। बलूचिस्तान के मकरान, अवरान और केच जैसे जिलों में आज भी पाकिस्तानी फौज शाम के बाद गश्त पर नहीं निकलती है। बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी फौज के अंदर बलोच बागियों की कितनी दहशत है, यह समझने के लिए आपको 2 दिन पहले बलूचिस्तान से आए एक वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, 20 सेकंड के इस वीडियो में आपको बलूचिस्तान के शहरों के अंदर पाकिस्तानी फौज के टैंक नजर आएंगे। बलोच बागियों के मुताबिक ऑपरेशन हैरॉफ के बाद से पाकिस्तानी फौज टैंक लेकर बलूचिस्तान के शहरों में गश्त कर रही है। अगर किसी फौज को अपने ही देश में टैंक लेकर गश्त करनी पड़े तो यह बताता है कि उस क्षेत्र से फौज का दबदबा कम हो गया है और फौजियों के अंदर डर बैठ गया है। डीएनए मित्रों, बलोच बागियों ने अपनी जमीन से मुनीर की फौज को बाहर धकेलने की ठान ली है, तो दूसरी तरफ इटली की फायर ब्रांड प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश में घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की एंट्री बंद करने का निश्चय कर लिया है।
मित्रों, अवैध प्रवासियों के खिलाफ मेलोनी की इस भीष्म प्रतिज्ञा को समझने के लिए आपको इटली से आया एक बड़ा अपडेट बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, इटली की कैबिनेट ने प्रवासियों से जुड़ा एक अहम बिल पास कर दिया। इस नए कानून के तहत इटली में आने वाले प्रवासियों की नाव रोकने के लिए इटली की नेवी को अधिकार दे दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि मेलोनी ने अब प्रवासियों से निपटने के लिए सैन्य बल के प्रयोग का फैसला कर लिया है। यानी अब घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए मेलोनी की जल सेना मोर्चे पर तैनात हो रही है। फिलहाल नेवी के इस्तेमाल की समय सीमा 6 महीने तय की गई है, लेकिन एक्ट में साफ लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो यह समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। अगर कोई इटालियन नेवी की नजरों से बचकर अंदर घुस भी आया तो उसके ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। मित्रों, नेवी की तैनाती और लंबा चौड़ा जुर्माना, यह कदम उठाकर मेलोनी ने साफ कर दिया कि वो इटली में किसी अवैध प्रवासी को कदम नहीं रखने देंगी। मेलोनी इतने सख्त फैसले लेने पर क्यों मजबूर हुई, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि अवैध प्रवासी इटली के लिए इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गए कि आज इटली को घुसपैठियों को रोकने के लिए नौसेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मित्रों, पिछले एक दशक में इटली के अंदर अरब प्रवासियों की तादाद तेजी से बढ़ी है। सीरिया और इराक जैसे अरब देशों में बिगड़ते हालात की वजह से अवैध प्रवासी इटली आकर बसने लगे। लगातार आते प्रवासियों की वजह से इटली में इन कथित शरणार्थियों की तादाद 54 लाख हो गई। यह आंकड़ा इटली की कुल जनसंख्या का 9% है। मित्रों, 2022 में जब मेलोनी ने इटली का प्रधानमंत्री पद संभाला, तब मेलोनी ने प्रवासियों के लिए कुछ नियम बनाए थे। इन नियमों में अवैध प्रवासियों के लिए छोटी अवधि की जेल और मानव तस्करी करने वाले किरदारों पर सख्त जुर्माना शामिल था। इन कदमों के बावजूद इटली में अवैध प्रवासियों की तादाद बढ़ती रही और पिछले 2 साल में यह अवैध प्रवासी इटली की सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। अगर आप सिर्फ पिछले 2 साल के आंकड़े देखेंगे तो आपको इटली के इस संकट का सच समझ में आ जाएगा। मित्रों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इटली में अवैध प्रवासियों की आबादी 9% है, लेकिन अपराध में इनकी हिस्सेदारी 35% है। पिछले 2 साल में जितने अपराधी गिरफ्तार किए गए उनमें से 35% अवैध प्रवासी निकले। इन अपराधियों की बात करें तो सबसे ज्यादा यानी 43% यौन शोषण के आरोपों की वजह से पकड़े गए। 39% अपराधी ड्रग्स बेचने के आरोपों की वजह से इटली की जेलों में है और तकरीबन 18% हत्या या हत्या के प्रयास के आरोपों की वजह से गिरफ्तार कर लिए गए। मित्रों, इटली यूरोप का एक विकसित देश है। इस देश की सांस्कृतिक विरासत सदियों पुरानी है। एक खूबसूरत देश को अवैध प्रवासियों ने आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बनाना शुरू किया तो मेलोनी को सख्त कदम उठाने पड़े। मित्रों, हमारे देश में भी बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के अपराध से लेकर आतंकवाद से जुड़े होने के मसले सामने आते रहे हैं। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब जब इन घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की जाती है तो कभी राजनीति के लिए तो कभी कथित मानवाधिकारों की दुहाई देकर घुसपैठियों की हिमायतें शुरू कर दी जाती है। घुसपैठियों के खिलाफ मेलोनी के सख्त एक्शन का विरोध वहां के कट्टरपंथी भी कर रहे हैं। मित्रों, भारत में भी एक आहत धार्मिक जमात है। वैचारिक विरोध पर उतर आई है। फर्क यह है कि इटली की सेना देश बचाने उतरी है और भारत की आहत धार्मिक जमात राष्ट्रगीत का विरोध कर रही है। लेकिन जिस तरह मेलोनी कड़े तेवर दिखा रही है, उसी तरह आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाए। गौर से सुनिए आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। शब्दों और भाव भंगिमा से योगी आदित्यनाथ का आक्रोश बयान हो रहा है। आखिर योगी इतने आक्रोशित क्यों हो गए?
क्यों उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करने वालों को कान पकड़कर बाहर निकालने की बात कही, वो भी किसी रैली में नहीं, विधानसभा में, सदन में। मित्रों, इस आक्रोश को समझना जरूरी है। स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य हो चुका है। अब 6 छंद यानी पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। लेकिन देश में जो आहत धार्मिक जमात है, जो पहले वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने का भी विरोध करते थे, अब वो 6 छंद गाने वाले फैसले पर शाब्दिक प्रहार कर रहे हैं। इस आहत धार्मिक जमात का एक संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसके नाम में इंडिया तो है, लेकिन इसकी भावनाएं कितनी भारतीय हैं, इसे समझने के लिए एक चिट्ठी आपको बिग वॉल पर हम दिखा देते हैं। अब से 24 घंटे पहले यह चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि वंदे मातरम का जो गायन है वो संविधान विरोधी है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। और ये चिट्ठी 12 तारीख की लिखी हुई है। द बोर्ड हैज डीम्ड द डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्ट्रेरी टू रिलीजियस फ्रीडम, directly conflicting with the religious beliefs of Muslim. Muslim cannot accept it as it directly conflicts. जो बात देश से जुड़ी हुई है, राष्ट्र के प्रेम से जुड़ी हुई है, राष्ट्र से जुड़ी हुई है, उसमें इन्हें मजहब दिखना शुरू हो जाता है और मजहब ऊपर हो जाता है, राष्ट्र नीचे चला जाता है। आहत धार्मिक जमात के बड़े चेहरे हैं मौलाना अरशद मतनी। इन्होंने एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में क्या लिखा, गौर से सुनिएगा। मुसलमानों से वंदे मातरम गवाना संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। वंदे मातरम को जरूरी बनाना देशभक्ति का इजहार नहीं है। ऐसे फैसले देश की शांति, एकता और डेमोक्रेटिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और संविधान की भावना को कमजोर करते हैं। देश के लिए प्यार का असली पैमाना नारों में नहीं बल्कि किरदार और कुर्बानी में। आप सोचिए, जो नारे कहने में जिन्हें दिक्कत है वो किरदार और कुर्बानी क्या करेंगे। मौलाना साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के लिए प्यार का असली पैमाना किरदार है, फिर वंदे मातरम के गायन से ऐतराज क्यों है? सुनिए राष्ट्रगीत का विरोध करने वाले कैसे अपने किरदार का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। आप मुसलमानों की गर्दन पे छुरी रख करके आप उनको वंदे मातरम नहीं कहला सकते। राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत के सम्मान में हम खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मुझे गाने को बाध्य करे तो मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता। सुना आपने, मतलब राष्ट्रगीत गाने से धर्मांतरण हो जाएगा। विडंबना समझिए कि कानून और संविधान की बात करने वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखी जा रही है। ऐलान हो रहा है चाहे कुछ भी हो जाए वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हद तो यह है कि जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो भी नियम को पूरी तरह मानने से इनकार कर रहे हैं। सोचिए किस तत्व से इनका दिमाग बना है। ये कैसी सोच है जो अधिकार के लिए संविधान की बात तो करती है, लेकिन जब राष्ट्रीय गौरव का विषय सामने आता है तो इन्हें धर्म की याद आ जाती है। प्रिय मित्रों, क्रांतिकारी दार्शनिक और विद्वान अरविंद घोष ने कहा है कि वंदे मातरम गीत नहीं है, पवित्र मंत्र है जो राष्ट्रीय आत्मा को जागृत करता है। सोचिए, आहत धार्मिक जमात राष्ट्रीय आत्मा को जागृत करने वाले गीत का विरोध कर रही है। मित्रों, जरा विरोध के कुछ पॉइंट्स को विस्तार से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है हम मुसलमान हैं इसलिए वंदे मातरम नहीं गाएंगे। भाई, आप भारतीय नागरिक तो हैं, इस जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर लीजिए। हम ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को जानते हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने से कोई दिक्कत नहीं। इस देश की बड़ी मुस्लिम आबादी वंदे मातरम गाती रही है, लेकिन परेशानी किसे है? सिर्फ चंद कट्टरपंथियों को। तर्क है कि वंदे मातरम में देश को माता के रूप में बताया गया है। चलिए, यह भी ठीक है, लेकिन मां का सम्मान तो सभी धर्मों में होता है। इस्लाम भी अल्लाह के बाद माता पिता को स्थान देता है। कहा जा रहा है वंदे मातरम का गायन मुसलमानों के धार्मिक मामलों और धार्मिक आजादी में दखल है। यह बताइए, क्या किसी धार्मिक स्थल पर वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्कूल, सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है। आप धर्म को शिक्षा और नागरिक कर्तव्य से अलग अलग क्यों नहीं रखते हैं?
शिकायतों की सूची लंबी है। वंदे मातरम को मूर्ति पूजा से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। योगी आदित्यनाथ इसका जवाब दे चुके हैं। अब आप कुछ और नेताओं को भी सुन लीजिए। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे, वो मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी। ये कब्र की पूजा करते तो क्या है? एक तरह से वो भी तो मूर्ति पूजा ही है। चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं जा करके, तो वो क्या है? मित्रों, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर हम आपको कुछ इस्लामिक देशों के बारे में जरूरी जानकारी अब देना चाहेंगे। मलेशिया में राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने पर 100 रिंगिट का जुर्माना या 1 महीने की जेल हो सकती है। यहां राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं होने को भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। रिंगिट मलेशिया की करेंसी है। तुर्की में राष्ट्रीय प्रतीकों जिसमें राष्ट्रीय गान भी शामिल है, अपमान पर 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। सऊदी अरब में फ्लैग लॉ के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर 1 से 3 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। ईरान में राष्ट्रीय गान के अपमान पर अदालत जितने दिन चाहे उतने दिन की जेल की सजा सुना सकती है। सजा में कोड़े मारने का भी प्रावधान है। इंडोनेशिया में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। ये इस्लामिक देश हैं, लेकिन यहां नियम बहुत साफ हैं। चाहे किसी भी धर्म, वर्ण या रंग का आदमी हो, उसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सजा और जुर्माना हो सकता है। अब आप सोचिए, आस्था के पर्दे में वंदे मातरम का विरोध करने वालों के तर्क कितने सही हैं। मित्रों, देश का गौरव, देश के राष्ट्रीय प्रतीक किसी एक धर्म के नहीं होते। ये देश में रहने वाले सभी नागरिकों के इतिहास की सामूहिक उपलब्धि होते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आहत धार्मिक जमात को सद्बुद्धि आए और ये धर्म को राष्ट्र धर्म का विरोधी नहीं बल्कि साथी बनाए। मित्रों, अब हम आधुनिक पॉलिटिकल चार्ट जो बार्टर सिस्टम, उसकी चर्चा करेंगे। आप में से कई लोग जानते होंगे, सदियों पहले बार्टर सिस्टम में एक वस्तु दी जाती थी और बदले में दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। सदियों पुराने इस बार्टर सिस्टम को आज कुछ नेताओं ने वोट लेने का मंत्र बना दिया। अब हम इसी राजनीतिक बार्टर सिस्टम का विश्लेषण करेंगे। आज सुबह तमिलनाडु की महिलाएं जब नींद से जागी तो उनका स्वागत बैंक के मैसेज ने किया। इस मैसेज में बैंक ने बताया कि आपके खाते में 5000 रुपए आ गए हैं। थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि हुआ क्या। तमिलनाडु सरकार ने प्रदेश की 1,31 लाख महिलाओं के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। कलेगनार महिला अधिकार योजना के तहत तमिलनाडु सरकार हर महीने महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देती है। आज जो 5,000 रुपए दिए गए वो फरवरी, मार्च, अप्रैल का एडवांस है। 2,000 रुपए सोशल समर पैकेज के रूप में दिए गए। यानी तमिलनाडु की महिलाओं को डीएमके सरकार ने जून तक के लिए पैसा एडवांस में दे दिया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर इसे पॉलिटिकल बार्टर सिस्टम क्यों कहा जा रहा है? समझिए, तमिलनाडु में 10 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी विधानसभा चुनाव अप्रैल में होंगे। स्टालिन सरकार ने चुनाव से करीब 2.5 महीने पहले महिलाओं को धन दे दिया। अब इसके बदले सीएम स्टालिन को क्या चाहिए? जवाब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, वोट चाहिए। हुआ ना ये पॉलिटिकल बार्टर सिस्टम। हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। और सुनिए, सिर्फ एडवांस पैसा नहीं दिया है, वादा भी किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर महीने जो 1,000 रुपए दिए जाते हैं उसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर देंगे। समझ रहे हैं? वोट का पक्का बंदोबस्त है। स्टालिन सरकार ने आज सुबह 65,500 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अब महिलाओं पर फोकस क्यों है उसे भी समझ लीजिए। तमिलनाडु में 2021 के चुनाव में महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था, यानी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला था। 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन को करीब 46% महिलाओं ने वोट किया था। तो मित्रों, हमारा अब अगला विश्लेषण भी इसी पॉलिटिकल बार्टर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मार्केट में कई प्रोडक्ट्स पर रिटर्न पॉलिसी होती है। मतलब आपने जो सामान खरीदा उसमें अगर गड़बड़ी आ गई तो कंपनी उसे वापस ले लेती है। लेकिन अब तेलंगाना की पॉलिटिक्स में यह रिटर्न पॉलिसी शुरू हो गई है। तेलंगाना में चुनाव हारने के बाद गिफ्ट बांटने वाला एक कैंडिडेट अब गिफ्ट वापस ले रहा है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह सच है। इसलिए अब हम राजनीति में शुरू हुई इस रिटर्न पॉलिसी का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, तेलंगाना का एक जिला है भद्राद्री कोठागुडेम, जहां 11 फरवरी को निकाय चुनाव हुए।
अशफरा ओपेटा नगरपालिका के 10वें वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार एम हरिबाबू ने 10 फरवरी को मतदाताओं को गिफ्ट दिए। गिफ्ट में 2500 रुपए और एक प्रेशर कुकर हर घर को दिया गया। बदले में वोट मिलने की उम्मीद थी। 12 फरवरी को चुनाव के नतीजे आए, जिसमें विशेष गिफ्ट बांटने वाले एम हरिबाबू हार गए। यानी गिफ्ट लेने के बावजूद लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। वो घर घर जाकर लोगों से पैसे और कुकर अब वापस मांगने लगे। इससे लोग नाराज भी हो रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उसी गिफ्ट वाले कुकर की है। डीएनए मित्रों, हमारी अगली खबर देश के 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज मरीजों से जुड़ी हुई है। डायबिटीज के मरीजों की एक आसान एक्सरसाइज बहुत ही उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपनी सीट से उठने की भी जरूरत नहीं है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यू में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक बैठे बैठे एड़ी हिलाने से आपका ब्लड शुगर कम हो सकता है। रिसर्च के अनुसार लगातार एड़ियां हिलाने से सोलियस मसल एक्टिवेट होती है। इसके कारण भोजन के बाद ब्लड शुगर में होने वाली बढ़ोतरी में काफी कमी आ जाती है। तो मेरी तरफ जो बाईं तरफ अभी ये आपको हम एक दृश्य दिखा रहे हैं, उसको आप देखिए। ये हमने उसी रिसर्च के जरिए निकाला है और ये सही तरीका इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से आप एड़ी के जरिए अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। रिसर्च में पाया गया कि खाना खाने के बाद जिन लोगों ने एक्सरसाइज की, उनके ब्लड शुगर में 39 से 52% की कमी आई। साथ ही इंसुलिन का रिस्पॉन्स भी लगभग 60% बेहतर हो गया। डीएनए मित्रों, इस एक्सरसाइज के दौरान आप अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और फिर उसे धीरे से नीचे लाएं। 3 मिनट तक ऐसा करने से ब्लड शुगर कम करने के अलावा आप अपने हार्ट की हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सोलियस मसल दूसरे हार्ट की तरह काम करती है। सोलियस मसल के एक्टिव होने से इसे फायदे को देखते हुए डॉक्टर खाना खाने के बाद टहलने के लिए कहते हैं, क्योंकि टहलना भी सोलियस मसल के लिए एक एक्सरसाइज है। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग हैं और उठने बैठने में परेशानी है या काम की वजह से अपनी सीट से उठ नहीं सकते, तो बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा करने से आप अपनी डायबिटीज का रिस्क कम कर सकते हैं, साथ ही हार्ट को भी बेहतर बना सकते हैं। केवल 3 मिनट की एक्सरसाइज आपकी सेहत को बेहतर बना देगी। और डीएनए में अब आज का संदेश। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो आपको झकझोरती हैं, निचोड़ती हैं, लेकिन बाहर आने पर आपको और भी चमकदार बना देती हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है। ये देश हर जाति और हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।